तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं जो तीसरी क्लास एल्गी की बची हुई है, रोडोफाइसी या फिर रेड एल्गी। जो थर्ड क्लास है, लास्ट क्लास है, दैट इज रोडोफाइसी, जिसका कॉमन नेम रेड एल्गी भी पड़ा हुआ है। रेड एल्गी इसलिए क्योंकि जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो इसको रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। कौन से पिगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी में? इसकी बॉडी में दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक तो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी एक होता है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी। ये दोनों ही ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन कलर का होता है। अगर ये ग्रीन कलर का है तो रेड कलर कहाँ से दिखाई पड़ रहा है इसमें? बिकॉज ऑफ एक अदर टाइप का पिगमेंट मिलता है क्लोरोफिल के साथ में, जो कि है फाइकोबिलीन। तो क्लोरोफिल के साथ में फाइकोबिलीन भी पाया जाता है। फाइकोबिलीन एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का पिगमेंट है। प्रिमिटिव पिगमेंट है जो कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया से मैच करता है। साइनोबैक्टीरिया में भी फाइकोबिलीन मिलता है और सेम रेड बैक्टीरिया में, रेड एल्गी में भी फाइकोबिलीन पाया जाता है। ये जो फाइकोबिलीन है ये 3 पिगमेंट से मिलकर के बना होता है। ये टोटल 3 पिगमेंट से मिलकर के बना होता है। फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। क्योंकि रेड एल्गी में पाए जाते हैं तो सबके आगे, नाम के आगे आर लगा दो। आर आर आर, आर फाइकोसाइनिन, आर एलोफाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। ये ब्लू कलर का होता है, ये लाइट ब्लू कलर का होता है और ये रेड कलर का दिखाई पड़ता है। इन तीनों में से रिलेटिव कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है उसके बेसिस पे एल्गी का कलर दिखाई पड़ेगा। अगर एल्गी की बॉडी में देखा जाए तो आर फाइकोएरिथ्रिन भर भर के प्रेजेंट होता है। इसकी कंसंट्रेशन सारे पिगमेंट्स में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सब में ज़्यादा है तो मोस्ट रेड एल्गी या फिर मोस्ट ऑफ रेड फाइसी कैसे दिखाई पड़ते हैं? रेड कलर के। इसी वजह से इनको ये नाम भी मिला हुआ है रेड एल्गी। पर ध्यान रहे कि सारे रेड एल्गी या सारे रोडोफाइसी रेड कलर के नहीं दिखाई देते। कुछ ऐसे भी रेड एल्गी होते हैं जिनके अंदर आर फाइकोसाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर ऐसी कंसंट्रेशन, ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर ये रेयर केसेस में ब्लू कलर के भी दिखाई पड़ते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है बेट्रैकोस्पर्मम। बेट्रैकोस्पर्मम ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें फाइकोसाइनिन की कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है। पर मोस्टली तो रेड कलर ही दिखाई पड़ता है। अब अगर पिगमेंट टाइप देखो तो इनका पिगमेंट ना बहुत ही प्रिमिटिव पिगमेंट से मैच करता है, साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म से मैच करता है। क्योंकि इनका पिगमेंट सबसे प्रिमिटिव है तीनों क्लास ऑफ एल्गी से, इसी वजह से हम रोडोफाइसी को मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी भी मानते हैं। दीज आर एल्गी के कंपैरिजन में, सारे एल्गी में मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी माने जाते हैं। तो ये एल्गी के, रेड एल्गी के बेसिक फीचर्स हो गए। दूसरा जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, दैट वाज फूड स्टोरेज। पिगमेंट के बाद जो दूसरा क्राइटेरिया था दैट वाज फूड स्टोरेज। तो अपने फूड को किस फॉर्म में ये स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं हाईली ब्रांच्ड फ्लोरिडीन स्टार्च या फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग शो करता है। ये इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग शो करता है कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोजन जैसा होता है। ग्लाइकोजन में भी आपको पता होगा बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। ऐसे ही स्टार्च का एक कंपोनेंट होता है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये हाईली ब्रांच्ड होता है। ये दोनों ही हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं। क्योंकि ये दोनों भी हाईली ब्रांच्ड है और फ्लोरिडीन स्टार्च भी हाईली ब्रांच्ड होता है, तो इस फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर इन दोनों से मैच कर रहा होता है। फूड स्टोर्ड के बाद में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन सेल वॉल का होगा वो कैसा होता है? सेल वॉल का केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से बना होता है। मेजर सेल्यूलोज ही होता है यहाँ पर भी। लेकिन इनकी सेल वॉल में भर भर के कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशंस देखने को मिलती हैं। जो रेड एल्गी है उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो मिलता ही है, पर सेल्यूलोज के साथ में
कैल्शियम कार्बोनेट नाम का डिपोजिशन, एक मिनरल डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन, मिनरल डिपोजिशन देखने को मिल जाता है। सेल वॉल के ऊपर में एक स्टिकी कोटिंग भी प्रेजेंट होनी चाहिए। भाई एक्वाटिक नेचर के हैं, किसी भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में अगर उसकी बॉडी के ऊपर एक स्टिकी कोटिंग नहीं प्रेजेंट तो वाटर उसको डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोकोलाइड कोटिंग प्रेजेंट होती है, जैसी फियोफाइसी में भी हमने देखी थी। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोकोलाइड की कोटिंग ऐसे प्रेजेंट होती है जो इसको वाटर के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। ये पॉलीमर कौन सा है? हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर को पकड़ के और एक कोलाइडल सोल्यूशन या फिर स्टिकी लेयर का फॉर्मेशन कर दे, उसी पॉलीमर को बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड। ये हाइड्रोकोलाइड कौन से पॉलीमर के बने हुए हैं? यहाँ पर जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस है वो पॉलीसल्फेट ईस्टर कंपाउंड्स हैं। जो पॉलीमर यहाँ पर यूज किए जाते हैं, दीज आर पॉलीसल्फेट ईस्टर कंपाउंड्स, मतलब उनके अंदर भर भर के सल्फेट ग्रुप होगा। पहली बात तो ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर सल्फर कंपाउंड्स, सल्फेट सल्फर बहुत ज़्यादा मिलेगा और ईस्टर बॉन्ड्स बहुत सारे मिलेंगे। ये ईस्टर हैं, ये ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पॉलीसल्फेट सल्फर ग्रुप हो और ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हों, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। इसमें दो एग्जाम्पल हमें पढ़ने, अगार और काराजीन। ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम रेड एल्गी से ऑब्टेन कर सकते हैं और इन दोनों की कमर्शियल वैल्यू है। अगार को भी कमर्शियली यूज़ किया जाता है, काराजीन को भी कमर्शियली यूज़ किया जाता है। दोनों ही पॉलीसल्फेट ईस्टर कंपाउंड्स हैं। जो अगार है इसको हम ऑब्टेन करते हैं जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो हमारे पास में दो ऑर्गेनिज्म है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। रेड एल्गी है दोनों ही, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ऐसे ही काराजीन कॉन्ड्रस क्रिस्पस से निकाला जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। अगार का काम होता है जेलिंग एजेंट की फॉर्म में काम करना। ये जेल फॉर्म कर सकता है, किसी भी सॉल्यूशन में डाल दो उसको ये जेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसको जेल फॉर्मिंग एजेंट या फिर जेलिंग एजेंट की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? जेली इंडस्ट्री, जो फूड इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हमें जेली बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जेली इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में सॉलिड कल्चर प्लेट बनाने में यूज़ करते हैं हम इसको। जो कल्चर प्लेट होती है अगार की, जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो बैक्टीरियल कल्चर प्लेट जो है, जो आप आगे चल करके पूरा बैक्टीरियल कल्चर प्लेट देखोगे सॉलिड कल्चर में, जहाँ पे हम इस तरह के अगार पॉलीमर से एक बैक्टीरियल कल्चर सॉलिड प्लेट बना लेते हैं और उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो ये भी किसकी मदद से होता है? ये भी हमारा अगार की मदद से ही हम कर रहे होते हैं। कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो काराजीन देता है वो हमारा कैप्सूल बनाने में काम आता है। जो दवाइयों का कैप्सूल होता है, जो दवाइयों का कैप्सूल होता है उसको बनाने में, जैसे आपने कैप्सूल देखी होगी जिनके अंदर मेडिसिन भरी होती है, तो उनके जो ऊपर की कवरिंग होती है कैप्सूल, इस कैप्सूल को कवरिंग को बनाने में मदद करती है। तो ये पॉलीमर होगा, इनका कमर्शियल इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बेनिफिशियल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर ली, सेल वॉल की बात कर ली, हैबिटाट समझते हैं इनका। हैबिटाट बहुत ही यूनिक तरह का हैबिटाट देखने को मिलता है और इनका हैबिटाट जो है वो इनके पिगमेंट से रिलेटेड होता है। हैबिटाट कहाँ पर पाए जाते हैं? मरीन वाटर प्रेफर करते हैं। मरीन वाटर जो सॉल्टी वाटर है वो प्रेफर करते हैं, लेकिन मरीन वाटर के अलावा कुछ मेंबर्स, मोस्ट तो मरीन वाटर में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बेट्रैकोस्पर्मम। जो बेट्रैकोस्पर्मम होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कुछ ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं, मतलब बीच की सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होती है ना तो कम्प्लीटली सॉल्टी होते हैं सी वाटर जैसे, ना ही फ्रेश वाटर जैसे,
लेस सॉल्टी होते हैं, बीच के कंसंट्रेशन होते हैं जिसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, तीनों में मिल जाते हैं। पर मोस्ट प्रेफर्ड हैबिटाट कौन सा है? मरीन। मरीन में भी जो वार्म एरियाज होते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी प्रेजेंट होती है, वार्म एरियाज, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रेड एल्गी आपको दिखाई ग्रो होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इनकी डेप्थ की बात करते हैं, पानी में कितनी डेप्थ तक मिलते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पिगमेंट कॉम्पोजिशन और पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। रेड एल्गी जो है उसके अंदर कौन से पिगमेंट है? रेड कलर के पिगमेंट है, तो मतलब ये रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। रेड कलर पिगमेंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ से सनलाइट आ रही है, बाहर से मान लो सनलाइट आ रही है। जो सनलाइट होती है ना, वो 7 अलग अलग कलर से मिलकर के बनी होती है, और 7 के 7 जो कलर हैं उनकी वेवलेंथ अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी जिसमें डिफरेंस दिखाई पड़ता है वो है वाटर पेनेट्रेशन कैपेबिलिटी। सातों के सात कलर या सातों की सातों जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, ये वाटर को इक्वल पेनेट्रेट नहीं करती। जो वेवलेंथ बड़ी होती हैं, जैसे रेड वेवलेंथ, रेड कलर, ये सबसे लीस्ट डेप्थ तक जाती हैं, ये कम डेप्थ तक जाती हैं, बस उसके नीचे नहीं जा सकती। जबकि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ब्लू, ये देखो सबसे डेप्थ तक जा सकती है। अब क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा डेप्थ तक पहुंच रहा है, और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? रेड पिगमेंट। पिगमेंट्स का एक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है कि पिगमेंट एब्जॉर्प्शन हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो अगर वो रेड दिखाई पड़ रहा है तो वो ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू दिखाई दे रहा है तो वो रेड को एब्जॉर्ब करेगा, इस तरह का कुछ दिखाई पड़ता है। अब क्योंकि नीचे साइड पर, लोअर साइड पे ब्लू कलर ही पहुंच रहा है, तो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए रेड पिगमेंट ही चाहिए, और रेड एल्गी के पास में रेड पिगमेंट ही होता है, इसीलिए रेड एल्गी जो है वो डीपेस्ट एल्गी पाया जाता है। अगर सारे एल्गी में बात की जाए तो डीपेस्ट ओशन में, सी में जो सबसे गहराई तक एल्गी पाया जाता है वो रेड एल्गी है, बिकॉज ऑफ इट्स पिगमेंट्स। अच्छा, रेड एल्गी के पास में एक पिगमेंट है फाइकोबिलीन। फाइकोबिलीन पिगमेंट 3 पिगमेंट से मिला जुला कर आपस में बनता है, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन। इनकी वजह से रेड एल्गी अपना कलर भी चेंज कर सकती है बेस्ड ऑन इट्स डेप्थ। पानी के अंदर में उसकी कितनी डेप्थ है उसके बिहाफ पर वो अपना पिगमेंट कॉम्पोजिशन चेंज कर सकती है, कलर चेंज भी कर सकती है। मान लो अगर यही रेड एल्गी ऊपर ला करके हम रख दें, यहाँ पर हम इसी रेड एल्गी को हम यहाँ पर ला कर रख दें जहाँ पर डेप्थ कम है, यहाँ तो सनलाइट की सारी सनलाइट पड़ेगी यहाँ पर, तो क्योंकि इसकी डेप्थ ही कम है, शैलो वाटर में पाया जा रहा है, हल्के पानी में, छिछले पानी में पाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये आपको रेड कलर का नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे अपने अंदर में ये ब्लू कलर पिगमेंट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये किस कलर का दिखाई देने लगेगा? ब्लू कलर का। तो सेम ऑर्गेनिज्म अगर हमने डेप्थ चेंज कर दी, नीचे गए तो ये अपने अंदर रेड कलर ज़्यादा कर लेगा, रेड कलर का दिखाई देगा, और ऊपर लाएंगे तो ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर पिगमेंट अपने अंदर बढ़ा लेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रोमैटिक अडेप्टेशन, कलर अडेप्टेशन। ये अपने कलर को चेंज कर सकता है बिहाफ ऑफ नीड। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है जिनके पास फाइकोबिलीन पिगमेंट है, क्योंकि फाइकोबिलीन पिगमेंट ब्लू और रेड दोनों कलर का होता है। तो कौन सा पिगमेंट ज़्यादा अपने अंदर करना है, फाइकोएरिथ्रिन या फाइकोसाइनिन, उसके बेसिस पे ये अपना कलर चेंज भी कर सकते हैं। क्रोमैटिक अडेप्टेशन यहाँ पर रेड एल्गी में देखने को मिलता है, और एक ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी फाइकोबिलीन पिगमेंट मिलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बेट्रैकोस्पर्मम। जब हमने बताया था बेट्रैकोस्पर्मम का एग्जाम्पल, तो हमने बताया था बेट्रैकोस्पर्मम फ्रेश वाटर में पाया जाता है, शैलो वाटर में, हल्के पानी में पाया जाता है, ज़्यादा गहरे में तो होता ही नहीं है। क्योंकि ये शैलो वाटर में ऊपर साइड पे प्रेजेंट है, तो इसका कलर भी कैसा दिखाई पड़ेगा? ब्लू। इसीलिए जो बेट्रैकोस्पर्मम है ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये शैलो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो ये हमने इसके हैबिटाट, कलर, पिगमेंट की बातें कर ली। अब चलते हैं बॉडी में मोटाइल स्टेज। बॉडी के अंदर में कोई मोटाइल सेल बनता है, कोई मोटाइल स्टेज, फ्लैजेलेटेड सेल बनता है या फिर नहीं बनता।
तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल में, पूरी बॉडी के लाइफ साइकिल में कभी भी मोटाइल स्टेज बनता ही नहीं है। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में मोटाइल स्टेज नहीं बनता। ये वाला फीचर भी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसा है। आपको पता होगा ब्लू ग्रीन एल्गी जब हम पढ़ रहे थे एक बैक्टीरिया वाले ग्रुप में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर में ब्लू ग्रीन एल्गी में पर्टिकुलरली कोई भी फ्लैजिलेटेड सेल नहीं बनता। वैसे ही यहाँ पर भी कोई फ्लैजिलेटेड सेल नहीं बन सकता। तो ये भी प्रॉपर्टी इनकी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी मैच करती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। जब इनकी लाइफ साइकिल आगे क्लासेस में पढ़ते हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल पढ़ा नहीं सकते, पर इनकी लाइफ साइकिल में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती हैं। तो थैलस जो है वो मल्टी सेल्यूलर है और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोटाइल स्टेज तो होती ही नहीं है, तो रिप्रोडक्शन अगर एसेक्सुअली कैसे होगा, या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर नॉन मोटाइल स्पोर, जो अप्लानोस्पोर होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर, उनकी मदद से होता है। फर्टिलाइजेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन हमेशा oogamous होता है। oogamous के अलावा कोई भी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर oogamous होता है तो फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, और फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सारी स्टेजेस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, जब हायर क्लासेस में आप जाते हैं रेड एल्गी तो पढ़ते हैं। तो ये हो गया रेड एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीसिफनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम इसमें आते हैं।